पेट्रोल पंप के ऊपर 5 बजे के बाद कोरोना आ जाता है वज़ीर आला के हिसाब से, तो पेट्रोल पंप को बंद कर दिया जाता है। हमारी डिमांड है कि पेट्रोल पंप्स को जो है वो 24 घंटे खोला जाए। किसी को इमरजेंसी है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को घर में हार्ट अटैक हो जाए, उसी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, वो क्या करे? पेट्रोल पंप्स को लिहाजा 12 घंटे के लिए खोला जाए फ़ौरी तौर पे। उसके अलावा ये दूध की दुकानों को क्यों बंद कर दिया जाता है शाम 5 बजे के बाद? बच्चों को दूध पिलाना है, बच्चों को दूध चाहिए, घर में ज़रूरत है, दूध की दुकानें 5 बजे के बाद बंद हो जाती हैं। 5 बजे से पहले कोरोना आता है, 5 बजे के बाद कोरोना नहीं आता है, 5 बजे के बाद कोरोना आ जाता है दूध की दुकानों पे। तो लिहाजा हमारी ये भी डिमांड है कि दूध की दुकानों को 12 बजे तक कम से कम रात 9 बजे तक खोला जाए, जिस तरह पहले वो खोलते थे। उसके अलावा आज 2 महीने हो गए हजाम की दुकानें बंद हैं। मर्दों के लिए हजाम की दुकानें बंद हैं और ख़वातीन के लिए पार्लर्स बंद हैं। हज़ारों की तादाद में जो मर्द हजरात हैं वो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, हज़ारों की तादाद में पूरे सूबे भर के अंदर। मैं डिमांड कर रहा हूँ कि फ़ौरी तौर पे जितनी हजाम की शॉप से कोई SOP सेट कर ली जाएँ और पार्लर्स जो हैं इनको भी फ़ौरी तौर पर खोला जाए। रेस्टोरेंट्स के लिए आपने बोला है कि शाम 5 बजे से लेकर 10 बजे का टाइम है और सिर्फ डिलीवरी है। तो जनाब आला आपको अंदाज़ा है कि सूबे सिंध के अंदर लाखों में के अंदर लोग जो हैं वो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। ठीक है, आपने डाइन बंद किया, कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन डिलीवरी के लिए कम से कम दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ये फैसिलिटी दी जाए। क्यों नहीं आपका दिमाग काम करता है? क्यों नहीं आपकी अकल में कुछ चीज़ें आती हैं जो बेसिक चीज़ें हैं? कितनी बार आपसे कहा है कि मुराद अली शाह साहब आवाम के चमचों को अपने साथ बिठाएं, यहाँ अपने साथ अपने चमचों को ना बिठाएं। उसके साथ साथ आज 2 महीने हो गए हैं कराची शहर, मेरे शहर की ट्रांसपोर्ट को बंद किया गया है। आपने कारोबार खोल दिया सुबह 9 से 5 बजे तक। मेरा आपसे सवाल है कि जो मज़दूर तबका है वो किस तरीके से अपने रिस्क की खातिर अपने रोज़गार तक पहुँचेगा? ट्रांसपोर्ट बंद है, डबल सवारी बंद है, किस तरीके से जाएं? किन वजूहात की बिना पे आपने डबल सवारी बंद किया, आप मुझे बताएं। आप ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं खोलते हैं? आप फौरी तौर पे जो है ट्रांसपोर्ट को फ़ौरन खोलें। आपने जो SOP सेट करनी है वो SOP सेट करें। आप जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हैं उसको आप खोलें, क्योंकि आपने अपनी तो ट्रांसपोर्ट बनाई नहीं है। 12 साल के अंदर आपने 10 बसें बनाई थी, वो 10 बसें भी आपकी बंद हो गई हैं। एक मिनिस्टर गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, तीनों दुनिया भर के झूठे, उन्होंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ यहाँ पर झूठ बोलते रहे। सो हम डिमांड कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट को फौरी तौर पर खोला जाए और उसके साथ साथ जो प्राइवेट फर्म्स हैं जो हमारी मदद के लिए, कराची की मदद के लिए ट्रांसपोर्ट आई हैं फर्म्स, जैसे कि ऊबर है, करीम है, स्विल है, एयरलिफ्ट है, इन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को फौरी तौर पर खोला जाए। उसके साथ साथ डबल सवारी के बारे में जैसे मैंने बात की जाए, डबल सवारी बंद की गई है। इस शहर के अंदर ऐसा कौन सा निज़ाम है आपके पास जिसमें आवाम को वो सहूलत मुयस्सर हो, एक शख्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके? प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी बंद है, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट जो बची बचाई वो भी बंद है, साथ में डबल सवारी भी बंद है। ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, आपके कॉल और फेल के अंदर तजाद है कि अगर आपने दुकानें 5 बजे तक खुलाई हैं तो वहाँ पर मज़दूर किस तरीके से पहुँचेगा? आपकी पॉलिसीज़ की बिना के ऊपर मुराद अली शाह साहब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सूबे सिंध के अंदर लाखों लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं। आपकी नालायकियों की वजह से लाखों की तादाद में लोग जो हैं यहाँ पे सिसक रहे हैं और आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी गायब हैं। बिलावल जरदारी, आसिफ जरदारी सूबे सिंध से वोट लेकर आए हैं, सूबे सिंध से बनाया ना इनको वज़ीर आला इनका। इनसे कोई सवाल करने वाला है कि इनके ये दोनों लीडरान कहाँ गायब हैं? अगर किसी की सेहत ख़राब है तो उसके बारे में भी बताया जाए, लेकिन बिलावल जरदारी तो असेंबली में खड़े होकर बड़ी बड़ी स्पीचें करते हैं। जब सिंध के अवाम की मसाइल की बात आती है तो वहाँ के ऊपर उनके मुंह के ऊपर चुप लग जाती है। सिसक रही है सिंध के लोग, सिसक रहे हैं सिंध के लोग पीने के पानी के लिए, सिसक रहे हैं सिंध के लोग आज अस्पतालों के अंदर, सिसक रहे हैं बच्चे यहाँ पे तालीम के लिए, लेकिन बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी कहीं नहीं है। सिर्फ इनके जो चमचे मिनिस्टर्स हैं, जो इनके एडवाइज़र्स हैं, जो अपने आकाओं के हक़ में बात करने के लिए रोज़ाना TV पे बैठते हैं, लेकिन अवाम के हक़ के लिए बात नहीं करते। आज अगर रिपोर्ट आई है और पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली बार वो हुकूमत जिसने अपने लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और एक्शन लिया और साथ साथ ये भी रगड़े में आ रहे हैं, तो इनकी चीखें निकली हुई हैं। बनिस्बत कि ये अप्रिशिएट करें, ये तारीफ़ करें, ये वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश करें,
ये इनके चमचे बैठकर यहाँ पर आके तनकीद कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज़, कराची शहर के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके मुंह पे चुप क्यों लगी हुई है? पीने का पानी किधर गया है? कराची शहर का पीने का पानी कहाँ गायब हो गया है? यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे MNA आलमगीर साहब। आलमगीर साहब ने रमज़ान के महीने में डिमांड करा कि आप तो कहते हैं कि बिजली में सब्सिडी दी जाए, आप तो कहते हैं गैस को माफ़ कर दिया जाए, लेकिन पानी तो आपके हाथ में है, आप क्यों नहीं आवाम को पानी फ्री कर देते हैं? तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि हमने PTI की डिमांड के ऊपर बिल्स जो हैं वो माफ़ कर दिए। अरे भाई, नलकों के अंदर पानी आता किसके पास है? कराची शहर के अंदर पानी तो टैंकर के ज़रिए आते हैं। अंदाज़न 100 से 150 इलीगल हाइड्रेंट्स हैं इस वक्त आफ्ताब साहब कराची के अंदर। 100 से 150 हलीम भाई इलीगल हाइड्रेंट्स हैं। वो हाइड्रेंट्स किसके हैं? पूछा जाए कौन सा मिनिस्टर है जिसके हाइड्रेंट हैं, कौन सा एडवाइज़र है उसके हाइड्रेंट हैं। एक एक हाइड्रेंट से सालाना कम से कम 1 से 1.5 अरब रुपए की कमाई है ऊपर की। कराची वालों का पानी ये नलकों से लेकर बिल माफ़ करके टैंकर के ज़रिए पानी दे रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट साउथ हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कराची के अंदर पीने का पानी जो है वो टैंकर के ज़रिए आता है। और आसिफ जरदारी खामोश है, बिलावल जरदारी खामोश है, मुराद अली शाह खामोश है। ये सिर्फ कराची से पैसा लेना चाहते हैं, ये कराची से सिर्फ टैक्स लेना चाहते हैं, ये सिर्फ कराची को निचोड़ना चाहते हैं और कराची को बंद करना चाहते हैं। ये कराची को सिर्फ लॉकडाउन करना जानते हैं, लेकिन कराची के लोगों को ये डिलीवर नहीं करना चाहते हैं। इनका कराची से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। हम डिमांड करते हैं कि जो आपने कराची के पानी के बिल्स माफ़ किए हैं, हमें बिल्स की माफ़ी नहीं चाहिए। आप रखें अपने पास बिल, आपके जितने टैंकर जाते हैं उनको माफ़ किया जाए। इन टैंकर्स के बदले आप लोगों के नलकों के अंदर पानी पहुंचाएं। ये ड्रामेबाजी मुराद अली शाह अपनी बंद करें आप, और ड्रामेबाजी आपकी नहीं चलेगी। अवाम ने अब आपको गरेबानों से पकड़ना है। उस दिन का इंतज़ार करें कि चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर पूरा कराची खड़ा होगा। कराची के साथ जो जुल्म मुराद अली शाह साहब आप कर रहे हैं, जो जुल्म आसिफ अली जरदारी आप कर रहे हैं, बिलावल जरदारी जो सूबे सिंध के साथ आप सलूक कर रहे हैं, इसमें सिंध के लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे। मैं आप सहाफ़ियों से पूछता हूँ कि इनको कौन सी मौत आती है, कौन सी इनको मौत आती है प्राइस कंट्रोल करने में? कौन सी मौत आती है कराची के कमिश्नर को, लड़काना के कमिश्नर को, सेवन के कमिश्नर को, नवाब शाह के डिप्टी कमिश्नर्स को? क्यों नहीं प्राइस कंट्रोल करते हैं? क्यों सूबे सिंध के अंदर मुर्गी महंगी है? क्यों सूबे सिंध के अंदर सब्जियां महंगी हैं? क्यों सूबे सिंध के अंदर जो है वो फ्रूट्स महंगे हैं? कहाँ है आसिफ अली जरदारी? किधर है बिलावल जरदारी? क्यों नहीं पूछते हैं कि सूबे सिंध के लोग सिसक रहे हैं, उनको खाने पीने की अशिया महंगी क्यों मिल रही है? कोई है इसका पूछने वाला? रोज़ बैठकर मुर्तज़ा वहाब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वफाक के ख़िलाफ़। सूबे सिंध के लोगों, इनसे सवाल करो, इनके घरों के बाहर, इनके माफ़ करना, इनके दफ्तरों के बाहर जाके एहतजाज करो, इनसे सवाल करो कि खाने पीने की अशिया सूबे सिंध में क्यों महंगी है। ये वफाक का काम नहीं है कि वो मुर्गी का रेट कंट्रोल करे, आलू का रेट कंट्रोल करे, पानी लोगों को फराहम करे, गलियों सड़कों के अंदर सफाई करे। ये वफाक का काम नहीं है कि अस्पतालों के अंदर इलाज फराहम करे। ये वफाक का काम नहीं है कि स्कूलों में तालीम दे। ये सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आसिफ अली जरदारी की, बिलावल जरदारी की जिम्मेदारी है कि सिंध के लोगों को रिलीफ दें। अरबपति हो गए ये सब, अरबपति, खरबोंपति हो गए। इनके लीडरान खरबपति, इनके मिनिस्टर्स अरबपति, इनके MPs करोड़ोंपति। हिसाब लगाया जाए, नैब पूरा ऑडिट करे कि 12 साल पहले जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, इनके लीडरान की कितनी दौलत थी, इनके मिनिस्टरों की कितनी जायदाद थी तलत भाई, इनके MPs के पास कितना पैसा था चांद भाई, आज इनके पास कितना पैसा है। हम दिन रात सुबह शाम काम कर रहे हैं, 20 साल से कारोबार कर रहे हैं, हम तो वहीं के वहीं खड़े हुए। हमने तो कोई ऐसा नहीं किया। 6 साल हो गए मुझे MPA बने हुए, मेरी कौन सी जायदादें बढ़ गई हैं? इनके कैसे डबल से ट्रिपल से गुना गुना बढ़ते बढ़ते अरबपति हो गए? इसका हिसाब दिया जाए। उसके बाद मुझे ये बताया जाए कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं उसकी दुकानें क्यों बंद हो जाती हैं शाम 5 बजे?
कोरोना वायरस अगर सूबे सिंध के अंदर बढ़ाया है और उसका फैलाव हुआ है तो उसका ज़िम्मेदार सबसे ज़्यादा मुराद अली शाह है, इस सूबे का वज़ीर आला, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ गलत हैं। उन्होंने टाइमिंग्स रखी, शाम के 5 बजे सब बंद कर दो। पूरे रमज़ान के अंदर जो हालात रहे हैं उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। अगर SOPs फॉलो नहीं हुए, वो क्यों नहीं फॉलो हुए? पहले रोज़े से हम कह रहे थे कि मार्केटों को रात को 9-10 बजे तक खुला रखें। आपने नहीं खुला रखा। लोग निकले घरों से 12 बजे और शाम 6 बजे तक 5 बजे तक लोग भागे, मार्केटों में रश हुई, मार्केटों में रश लगी और उसके बाद जो है ज़ाहिर है कि वो इतना झमकटा लग गया। उसके ज़िम्मेदार आप हैं, उसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, उसकी ज़िम्मेदारी आपके चमचों के ऊपर है जिन्होंने मुराद अली शाह साहब आपको अवाम की राय नहीं दी। आपने पॉपुलर डिसीजंस लिए, कैसे डिसीजंस लिए जाएं जिससे आपकी वाह हो। आपकी वाह तो शायद ज़रूर हुई होगी शुरू के 5-6 दिन। पूरा सुबह आपको, आज मैं आपको लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो पीपल्स पार्टी को जिस नाम से पुकार रहा है, पहली बार ऐसा हुआ है मैं देख रहा हूँ मेरी सियासत के 6 साल में कि लोग हमें बोल रहे हैं कि कोई ऐसे इकदाम उठाओ कि इनसे जान छुड़ाई जाएँ। उठाएंगे, ज़रूर उठाएंगे। उसके बाद आइसोलेशन सेंटर्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। आइसोलेशन सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट वाइज क्यों नहीं हैं? क्यों शहर के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज आइसोलेशन सेंटर्स आपने नहीं बनाए हैं? क्या आपको पता है कि कराची का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, उसके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर एक लैब भी नहीं है? मेरे कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोग लैब के लिए कहाँ पर जाएं? क्या आप जानते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर एक बेड भी नहीं है कोविड का, एक लैब भी नहीं है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कोविड का? वो कहाँ पर जाए? आपका जो डेटा आता है वो हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज क्यों नहीं मिलता है? हम आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आपका जितना डेटा है वो हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया जाए। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो कोविड है, जो कोरोना वायरस है, वो कैटेगरी C है, जो कि कमज़ोर तरीन कोविड है, कमज़ोर तरीन वायरस है पूरी दुनिया के हिसाब से, जिसके अंदर लोग बीमार तो ज़रूर हो जाते हैं लेकिन उसके बचने का चांस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस तरीके से सिंध हुकूमत की प्लानिंग चल रही है, जिस तरीके से सिंध हुकूमत अपने आने वाले प्लान्स बना रही कि शहर को बंद करेंगे, जिस तरीके से शहरी इलाकों को प्लान बनाया जा रहा है कि जुम्मा और हफ्ते को भी बंद किया जाएगा, तो आप आवाम को और मुसीबत में डाल रहे हैं। आज पूरी दुनिया के सर्वेज़ हैं, आज US में, आज यूरोप में, आज स्पेन जैसे मुल्क के अंदर, UK जैसे मुल्क के अंदर ये बात की जा रही है कि लॉकडाउन इज़ नॉट द सलूशन। लॉकडाउन से पूरी दुनिया के अंदर नुकसानात हुए हैं। पूरी दुनिया लॉकडाउन से हट के बेहतरी की तरफ जा रही है और SOPs की तरफ जा रही है। लिहाजा मैं वंस अगेन ये बात कहूँगा कि हम किसी भी हाल के अंदर, अगर आपने शहरी इलाकों के अंदर, सूबे सिंध के अंदर मज़ीद लॉकडाउन की तरफ गए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम आपके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। किसी हाल में काबिल कबूल नहीं है। किसी को यकीन हो ना हो, मुझे तो यकीन है इस बात पे कि आप कराची शहर को लॉकडाउन करके, कराची शहर को तबाह करके आप वफाक को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, आप वफाक को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। लॉकडाउन करके माशी सूरत हाल ख़राब करने में पीपल्स पार्टी आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ, जिसकी वजह से मुल्क की सूरत हाल आपको लगता ख़राब होगी। लेकिन याद रखें कि इस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म या मुल्क का सदर आसिफ अली जरदारी नहीं है, नवाज़ शरीफ नहीं है। इस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है। इस वक्त मुल्क के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी हैं। हम मुकाबला करना चाहते हैं। हमारा ये बिलीव है कि कोरोना से लड़ना है, कोरोना से डरना नहीं है। जो जो डिमांड्स हमने की हैं, ये डिमांड्स हमारी ज़ाती डिमांड्स नहीं हैं, ये डिमांड्स सूबे सिंध की डिमांड्स हैं। और हम यकीन रखते हैं कि अगर आपके इन चमचों के अंदर ज़रा भी, थोड़ा बहुत भी अवाम के लिए रहम होगा, इस सूबे की फ़िक्र होगी, इस मुल्क की फ़िक्र होगी, तो इस पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और आने वाले दिनों के अंदर जो आपकी अनाउंसमेंट्स होंगी वो शहर की बेहतरी के लिए होंगी। आलमगीर साहब कुछ बात करना चाहेंगे? हमारे MNMN से रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ आएँ और अपनी बात करें। शुक्रिया। उसके बाद हलीम आदिल शेख हमारे पार्लियामेंट्री लीडर साहब बात करेंगे, आफ्ताब सिद्दीकी साहब भी बात करेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि खुर्रम शेर ज़मान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत अपनी कारकर्दगी की बजाय वफाकी हुकूमत पर तनकीद कर रही है। जो वफाक की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से कराची को एक रिलीफ पैकेज दिया गया है,
वो शायद ये जो सिंध हुकूमत की जानिब से हमले किए जाते, इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की नज़र हो जाते और लोग आगाह नहीं हो पाते। आज 35 लाख जो बिजनेसेस हैं पाकिस्तान के, इन सब को बिजली की मद में रिलीफ दिया गया है। और कराची में स्पेशली जो मीटर्स हैं और जो इंडस्ट्रियल, सनती और कारोबारी मीटर्स पर 1 लाख रुपए का रिलीफ रखा गया है और सनती मीटर्स पर 4.5 लाख का रिलीफ रखा गया है। और पिछले साल के जो बिल्स हैं उनको देखते हुए उसका एवरेज निकाल कर अगले 3 माह के लिए वो रकम फिक्स की जाएगी। यानी हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म रिलीफ फंड के तहत जो कारोबारी तबका है, जो सनती तबका है, इनके बिल्स अदा करेगी। और ये लोगों को आगाही नहीं, क्योंकि अब जो बिल्स आएंगे इसमें ये चीज़ मेंशन्ड होगी, ये चीज़ मौजूद होगी। आप ऑनलाइन अपने बिल्स वगैरह निकाल सकते हैं। उसमें क्लियरली लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपके लिए ये रकम, इमदादी रकम तय की है। और ये कोविड-19, ये जो सारा कोरोना का क्राइसिस आया, इसकी मद में लोगों को परेशानी आई, कारोबारी तबके को परेशानी आई, उनकी तनख्वाह देना वो मुश्किल हो गया। तो वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से ये एक पैकेज दिया गया है। हम मीडिया के तवस्सुत से लोगों को आगाह करना चाहते हैं। यहाँ सिर्फ बयानबाजी नहीं हो रही, यहाँ अमल हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है। सिर्फ ऐलानात के पीछे नहीं छुपा जाता, बल्कि काम किया जा रहा है। हमने पहले भी कराची के लिए, पानी के लिए आवाज उठाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला अभी तक। एमडी वाटर बोर्ड के दफ्तर के अंदर एहतजाज किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम डिमांड कर रहे हैं, कराची का पानी जो टैंकर माफिया की मद में कारोबार चल रहा है और अरूज पे चल रहा है कारोबार, नलकों में पानी नहीं आ रहा। ये टैंकर माफिया ने कौन से कुएं खोदे हैं जहां से पानी निकल रहा है और बेच रहे हैं वो। ये टैंकर्स फ्री किए जाएं। एक 12,000 कमाने वाला आदमी, एक 12,000 की इनकम वाला तबका, वो 2 से 3,000 का टैंकर नहीं बर्दाश्त कर सकता। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, कोरंगी में, इन इलाकों में आप जाएं, पानी की किल्लत है, लोग तरस रहे हैं पानी के लिए, और आप बेच रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। आपने रिलीफ देना है। सबसे पहले बेसिक नेसेसिटीज शहर की पूरी करें। कोरोना से कम मरेंगे, आपकी नाअहली से ज्यादा मरेंगे। तो हम होश के नाखून लें, पानी के मसले को सीरियसली टेकअप करें, वरना एहतजाज का सिलसिला नहीं थमेगा। फिर ना कहिएगा कि वजीर आला हाउस के बाहर सियासत हो रही है, फिर ना कहिएगा कि गटरों पे हमारे खाके बनाए जा रहे हैं, हमारे पुतले जलाए जा रहे हैं, हमारे दफातर के बाहर घेराव हो रहा है। तो होगा, अगर सुनवाई नहीं होगी तो एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कराची में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें खुर्रम शेर ज़मान भी मौजूद हैं और हलीम आदिल शेख भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस खुर्रम भाई ने, आलमगीर खान साहब ने, आफ्ताब भाई ने और हमारे दीगर साथियों ने कोरोना वायरस, कोविड-19 और उस पर कराची की सूरत हाल के ऊपर रखी हुई थी। लेकिन हम बैठे हुए थे, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार कर रहे हुए थे, तो कुछ हारे हुए जवारी मुझे टेलीविज़न पर नज़र आए और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुगर की जो माफिया के ख़िलाफ़ एक GIT वो रिपोर्ट जो आई है कमीशन की, जिसको शहजाद अकबर साहब ने 2 रोज़ पहले बयान किया, तो मैंने देखा कि वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मिस्ताक वो आके बैठे हुए थे। और आज मैंने क्यों हारे हुए जवारी कहा कि आज उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, मैं आपसे भी कहता हूँ, देखिएगा, लगता था कि पीछे से कोई बहुत डंडा करके उनको भेजा गया कि जाओ हमें सपोर्ट करो जाकर। और वो बिल्कुल ऐसे वकील की हैसियत थी आज नासिर शाह साहब की, मुर्तज़ा साहब की, दीगर की, जिनको पता होता है कि हम जो केस लड़ रहे हैं वो हम हार चुके हैं पहले से। तो मैं चल फैक्ट्स बताना चाहूँगा आपको
कि इन्होंने कहा कि एक मुर्तज़ा बाब साहब ने कहा कि जी मुराद अली शाह साहब को जब बुलाया गया वो गए, जिसने बुलाया वो गए। तो मैं आप सबको याद होगा कि नैब ने जब उनके वारंट निकाले थे उसमें ये नहीं गए थे, बिलावल साहब भी नहीं गए थे। तो मुर्तज़ा साहब, आपका काम चूँकि डिसइंफॉर्मेशन है, आपकी नौकरी झूठ पे ही चलती है, तो चलाई जाओ। वोट तो आप वो हैं कि 3000 वोट डिफेंस से लिया आपने, और ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह DHA से ये भी जीते, शहजाद भी जीते, डॉक्टर साहब भी जीते, MNA साहब आफ्ताब भाई भी जीते। तो इसलिए आप एक रद्द करदा शख्स हो जिसको सिर्फ बातों से अपना काम नौकरी चलानी है तो चलाई जाओ। लेकिन आपने कहा कि मुराद अली शाह को जब जिसने बुलाया वो गए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि नैब ने जब बुलाया तो वो नहीं गए, और इस दफ़ा उन्होंने कहा कि हमें जब बुलाया 13 तारीख को हमें नोटिस मिला कमीशन के सामने पेश होने का। तो क्या मुकद्दस गाय हैं? क्या आपका दामन साफ है? वहाँ जब हमारे ही वफाकी वज़ीर असद उमर साहब कमीशन के सामने बयान रिकॉर्ड करा सकते हैं, जब वज़ीर आला पंजाब जिनको कोई राहत इनके नहीं रंगे हुए इस गंदे काम में, गंदे धंधे में, जब वो अपना बयान रिकॉर्ड करा सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ मुराद अली शाह साहब, आज जो आपने ये भेज दिए थे बेचारे अपने दरबारी ढोल पीटने के लिए, ये सारी बातें इनकी ज़रूरत नहीं थी, ना टीवी की ज़रूरत थी। ये सारी बातें कि आपका वास्ता नहीं बनता है तो पुरानी चोरी है, मैंने तो पुरानी चोरी की है, नई चोरी से मेरा वास्ता नहीं। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इनकी ये थी कि नहीं इस दौर से नहीं है, हम तो पुराने डाकू हैं भाई, पहले इनको पकड़ लो। 18 वालों को हम तो 2017 के डाकू हैं। अरे भाई, पुराने आदि मुजरिमों को पहले पकड़ना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि जी मैं पेश नहीं हुआ। अगर आपको सफाई पेश करनी थी, आज मीडिया के सामने ये कागज़ नहीं भेजने चाहिए थे, आपको कमीशन में जाके बता के आ जाते कि जी मैं तो हाथ साफ़ हूँ, मैं तो बिल्कुल पाक साफ़ हूँ। आप पाक साफ़ नहीं है शाह साहब। आपने 4 किस्म की सब्सिडीज़ दी हैं। नंबर 1 शुगर इंडस्ट्री, बताता हूँ तफसील। नंबर 2 सिक इंडस्ट्री, जिसका बहुत बड़ा स्कैंडल, छठा शुगर मिल, याद कीजिएगा GIT में आप सबने रिपोर्ट किया होगा। नंबर 3, शुक्रिया खुर्रम भाई के सब लोग हम बात करते थे, कहते भाई करारदाद तुम्हारी अच्छा हुआ, उन्होंने बता दिया। कैप्टिव पावर, चूँकि हम लोग सीधे साधे लोग हैं, स्टेट लोग हैं, आवाम की बात। कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट में 12 कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट को सब्सिडी दी, वो भी वो तीसरी सब्सिडी वो भी ओमनी ग्रुप। चौथी सब्सिडी दी आपने ट्रैक्टर स्कीम को, वो भी ओमनी ग्रुप। मतलब आपने अब सब्सिडीज दी जाती है आवाम के लिए। 144 अरब दिए इमरान खान ने गरीब आवाम को। आपका जो भी काम हुआ वो आपके आका के, अल्लाह माजरत के साथ, आपके आका नामदार जिसको आप अपना सिंध का समझते हो, सब कुछ समझते हो, आपने जो कुछ दिया ओमनी ग्रुप को दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरी नज़र का चश्मा है इसलिए लगा रहा हूँ कि अभी आपने फरमाया, मैं बताना चाहता हूँ 22/11/2017 को ये समरी साइन हुई है। इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। 2017 में शुगर मिल मालकान जो उनकी एसोसिएशन है वो गई फेडरल गवर्नमेंट के पास और उन्होंने कहा कि जी हमें 20 रुपये की सब्सिडी दी जाए। 2017 में फेडरल गवर्नमेंट के पास जब शाहिद खाकान अब्बासी थे, शुगर मिल एसोसिएशन जाती है कि हमें पूरा नहीं पड़ रहा, हमारे साथ 20 रुपये की सब्सिडी दी जाए। उस वक्त की फेडरल कैबिनेट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने तय किया कि 20 रुपये नहीं, हम 10 रुपये सब्सिडी देंगे, 10 रुपये और कुछ पैसे, जिसमें से आधी जो है 5 रुपये सूबा देगा और आधी जो है फेडरल गवर्नमेंट देगी। मतलब ये वफाकी सतह के ऊपर तय हो गया। स्टेट बैंक के थ्रू सब्सिडी दी जानी थी 10 रुपये, तकरीबन 5 रुपये इन्होंने देनी थी। उसके बाद चूँकि यहाँ तो मेजर मिले जो बताता हूँ कौन कौन ओमनी की है, तो ये एक समरी मूव होती है 22/11/2017 को, जिसमें समरी में कहा जाता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट समरी मूव करता है कैबिनेट में, जिसकी मुखालफत करता है उस वक्त का फाइनेंस सेक्रेटरी भी, शायद नवीद कामरान बलोच साहब हैं शायद। लेकिन वो कहते हैं इनको 10 रुपये 3 पैसे मजीद दिया जाए। मतलब फेडरल गवर्नमेंट कह रही है 5 रुपये दो, चूँकि ओमनी था तो इसको 10 रुपये मजीद दिए जाते हैं। 10 रुपये मजीद कौन देता है? यही शाह साहब देते हैं। और किन मिलों को देते हैं? और ये बन जाता है तकरीबन 4.1 बिलियन रुपीस टोटल इन्होंने एक्स्ट्रा दिया, जो कि वफाकी हुकूमत से हट के था, जो कि शाहिद खाकान अब्बासी से हट के था। और वो किस किस को दिया जाता है? और भी मोटे मोटे नाम, ओमनी ग्रुप की लार्ज शुगर मिल को 148 मिलियन, अंसारी शुगर मिल को 182 मिलियन, टंडो अलायार ऑल ओमनी ग्रुप 144 मिलियन, बावानी शुगर मिल 180 मिलियन,
नोडेरो शुगर मिल 136 मिलियन, न्यू दादू शुगर मिल 183 मिलियन, सकरन शुगर मिल 60 मिलियन, चंबड़ शुगर मिल 185 मिलियन, खोसकी शुगर मिल 167 मिलियन और मिला के ऑल ओमनी चैलेंज कर रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी 4.1 बिलियन आपके बाप का माल था, 4.1 अरब रुपए आपने दे दिया, सिंध के अवाम का माल था। अब कहते हो हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो मैं कहना चाहता हूँ ये समरी निकली, मतलब क्या हुआ, स्टेट करप्शन। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, वो कहते हैं ना कि, और जबकि बताऊँ इनके आजकल बड़े ब्लू आइड 29 अरब की टोटल 5 साल में पिछले 29 अरब की सब्सिडी दी गई, जिसमें ये नून लीग ने दी, जिसमें से हमारे ऊपर जो आप उछालते हो सिर्फ 2.4 बिलियन की पंजाब गवर्नमेंट ने दी है, दी गई फौरी तौर पे हमारे कप्तान ने एक्शन ले लिया। तुम लोगों के ज़माने में 29 अरब की सब्सिडी दी गई, क्या कोई कमीशन बना, क्या कोई रिपोर्ट आई, क्या कोई एक्शन हुआ? ये शाहिद खाकान अब्बासी के ज़माने में 29 अरब की 29 अरब टोटल 5 साल, और शाहिद खाकान जो टार्जन बन के गए थे बयान देने के लिए 20 अरब की शाहिद खाकान ने दी है। मिस्टर क्लीन, सो कॉल्ड मिस्टर क्लीन, वो 20 अरब की शाहिद खाकान ने दी है। और सबसे ज़्यादा जो दिए हैं वो ओमनी ग्रुप को दिए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि आज वो वक्त आ गया है कि अगर मुराद अली शाह साहब कमीशन में पेश नहीं हुए और आज जो इन्होंने वफाक पे इल्ज़ाम लगाए, तो मैं बताना चाहता हूँ साबित करें, जाएं दोबारा पेश हो जाकर। 4.1 बिलियन की सब्सिडी आपने दी, इस दौर में दी, आप जाकर बुलाने पर पेश नहीं हुए, ना आप नैब में पेश हुए, ना आप कमीशन में पेश हुए। और सुनिए जी, शुगर मिलों की तो बता दी मैंने आपको, 2.25 अरब की दी है कैप्टिव पावर को। कैप्टिव पावर को कैसे दी? जब इन्होंने ज़्यादा रेट कर दिए तो नेपरा ने कहा कि ये ज़्यादा रेट्स हैं, उन्होंने 8 अरब रुपए कहा कि जिनको ज़्यादा पैसे दिए जा चुके हैं, रोक दिया इनको कैप्टिव पावर्स को। दोबारा इसको लेकर गए उसमें असेंबली में कानून बनाया और नेपरा इनको मना करता रहा, लेकिन उन्होंने कैप्टिव पावर में 12 में से 11 ओमनी ग्रुप के कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट्स हैं। ठट्ठा शुगर मिल 2012 में उसकी कीमत, उसका तखमीना लगा था 72 करोड़ रुपए। 2012 में इन्होंने 12 करोड़ में बेच दी ओमनी को। सुनिए जा, कहता है सुनता जा शर्माता जा, 72 करोड़ की शुगर मिल ओमनी को दे दी सिख इंडस्ट्री के नाम पे। अच्छा, पहले बताना चाह रहा था, वो जो 4.1 बिलियन की जो इन्होंने सब्सिडी दी, सिंध बैंक से दी, सिंध बैंक को भी तबाह कर दिया, समिट को भी तबाह कर दिया। मतलब वो जो सब्सिडी स्टेट बैंक से नहीं दी। ठट्ठा शुगर मिल बेची इन्होंने 12 करोड़ में बेची और 1 अरब सब्सिडी दे दी उसको। चलिए मेरे साथ कैमरे लेकर, आज वो इनके चाचा चीनी ने सारी मशीनरी भी बेच दी, आज सिर्फ खाली मिट्टी का प्लॉट मौजूद है। मतलब 72 करोड़ की शुगर मिल, ठट्ठा शुगर मिल। सिंध वासियों की बड़ी सिंध कार्ड खेलते हो, तुम तो सिंध के दुश्मन हो, सिंध को तुम लोगों ने तबाह कर दिया है। ठट्ठा शुगर मिल सिंध वासियों की शुगर मिल, आपने 72 करोड़ की मिल 12 करोड़ में अपने चाचा चीनी को दी, 1 अरब रुपए दिए, चाचा ये लो टिप ले लो, ये गिफ्ट ले लो, ईदी दे दी, तुम्हारे बाप का माल है, ईदी दोगे तुम 1 अरब की, और उसके बाद खा गए। और आज चले छठा शुगर मिल मशीनरी भी बेच दी, 1 अरब भी खा गए, वो भी खा गए, 2.25 अरब की कैप्टिव पावर को वो भी खा गए, और ट्रैक्टर स्कीम में भी। तो सब्सिडीज आप चाहते हो JIT को हम भूल जाएं, JIT रिपोर्ट को भूल जाएं? अभी तो शेख रशीद ने कहा था टार्जन की वापसी, ईद ख़त्म हो गई है, टार्जन की वापसी होनी चाहिए, हमारी भी डिमांड ये है। और कल 2 रोज़ पहले कोविड के ऊपर खुरम भाई ने बात कर ली है, 2 अल्फाज कहूँगा, शहरी हवाबाजी के माहिर बने हुए थे वज़ीर तालीम, मुझे लगता है वो ज़ेर तालीम रहे भैंस स्कूलों के अंदर, इन गधा स्कूलों के अंदर शहरी हवाबाजी पर बात करते हैं। 2 हादसे इनके दौर में हुए थे, एयर ब्लू का और भोजा का। क्या उसके अंदर ये जो आज डिमांड कर रहे हैं, एयर ब्लू और भोजा में इन्होंने सब वो SOPs की थी, उसमें तो जिम्मेदारों का तयन भी हो गया था, क्या उसको उन्होंने देखा था? और PIA इनके दौर में तबाह कर दिया था, इन्होंने जाली नौकरियां देके, जाली डिग्री वालों को भर के PIA को तबाह कर दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह PIA आगे जा रहा है, और वो लोग जिनके स्कूल तबाह हैं, जिनके स्कूलों में भैंसें पढ़ रही हैं, आज वो आगे शहरी हवाबाजी पर बात करते हैं। मैं समझता हूँ सबसे पहले ये टीम जो आपको नज़र आ रही है, जैसे तैयारा गिरा, फौज पहुंची, रेंजर्स पहुंची, पुलिस पहुंची और कोई सियासतदान पहुंचे, तो ये आवाम के खिदमतगार पहुंचे। वहाँ खुरम भाई मौजूद थे, हमारे MNA चीमा साहब मौजूद थे, हमारे UC नाजिम मौजूद थे, मैं खुद मौजूद था अपने सबके साथ। ये लोग चांद भाई गवाह इस चीज़ के, आप साफ़ी भाई गवाह सारे हमारे इस चीज़ के। तुम लोग किधर थे?
तुम लोग किधर थे? सिंध जब ये बेचारे जहाज वाले वहां जल रहे थे, आप लोग किधर थे? क्या आपकी कोई एक एम्बुलेंस थी? आपने कुछ किया? आज तक कुछ किया? ना कोविड में कुछ किया, ना आज कुछ किया। और दूसरा, आप कहते हो कि जी अस्पताल, मैं कहता हूं खुर्रम भाई आपके उस पर कि जवाब दें, जो खुर्रम भाई के सवाल के ऐड करें, मुझे जवाब दिया जाए हम सबको कि सिंध में कितने लोग आईसीयू में हैं और कितने आईसीयू के बेड मौजूद हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने वेंटिलेटर्स हैं और कितने मरीज वेंटिलेटर में मौजूद हैं। 9 मई, 10 मई, 11 मई, 12 मई में भी 2.1% थी, 2.6% मोर्टेलिटी वो थी हमारे पास, जो रेशो था। आज भी उतना ही है, वो लॉकडाउन बंद होने के बाद भी उतना ही है। तो भाई क्या बढ़ गया? ये सिर्फ दोबारा इसलिए बंद करना चाह रहे हैं कि माल बने। ट्रांसपोर्टर से लग रहा है कि डील हो रही होगी, दुकानदारों से इन्होंने डील की, ट्रांसपोर्टर खुलनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि हम सब इस पे खड़े हुए हैं। अब आपकी बदमाशी नहीं चलेगी और इंशाल्लाह आपका वक्त आ चुका है। खुर्रम भाई जवाब दे दीजिए।